Yes, dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। यस, हमारा आज का जो कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किस राइटर के बारे में, तो उसको देखेंगे। आज के जो राइटर हमारे बीच रहने वाले हैं वो हैं थॉमस हार्डी और इन्हीं का लिखा हुआ एक नॉवेल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट ऑफ द डी उबरबिल्स, है ना। और ये जो नॉवेल है इसको बहुत ही अच्छे पर्सन अगर हम नाम लें तो थॉमस हार्डी जी को आप जान ही रहे हैं। ये जो सेशन चल रहा है वो मास्टर ऑफ आर्ट है, यानी कि हम देखें मास्टर ऑफ आर्ट में हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश चल रहा है, और अगर हम पेपर की बात कर रहे हैं तो पेपर हमारा 4 चल रहा है, पेपर 4 में हम अगर टॉपिक की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये थॉमस हार्डी हैं, और यूनिट हमारा 5 चल रहा है। यूनिट 5 में हम बात करें तो हमारा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 इसके पहले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये थी पूरी बात हमारी। अब हमें ध्यान देना है कि जो थॉमस हार्डी जी हैं, क्या आपने कभी इनको देखा है? नहीं देखा है तो चलो दिखाते हैं। ये जो पर्सन आपके सामने दिख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये हैं थॉमस हार्डी, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए इनको, क्योंकि इनका जो नॉवेल है इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये पर्सन है, इनका नाम है थॉमस हार्डी। ओके, यस। अब थॉमस हार्डी जो हैं, आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल को इन्होंने लिखा है। अब उस नॉवेल को जानने के पहले हमें इन्हें जानना पड़ेगा कि आखिर इनके लाइफ का स्ट्रगल किस तरह था। तो लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए हमें इनका बायोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, और हम आ गए अब इनके बायोग्राफी की तरफ। ओके, यस। तो थॉमस हार्डी वॉज बोर्न ऑन 2 जून 1840 इन हायर बॉकम्पटन, डॉर्सेट इन इंग्लैंड, है ना। यानी कि अगर हम थॉमस हार्डी की बात करें तो वो डेट कौन सा है बच्चों? डेट आपको यहाँ पे याद रखना है। 2 जून 1840 में इनका जन्म डॉर्सेट इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यस, हिज फादर वाज अ stonemasson and also a musician, while his mother was well read and loved literature. It means that बच्चों की इनके जो पिताजी थे यानी कि इनके जो फादर थे वो क्या करते थे? स्टोन मैन थे, यानी कि पत्थरों को काटने का काम करते थे, पत्थर काटने वाले कारीगर थे, है ना। और पत्थर काटने वाले जो कारीगर होते हैं उनको स्टोन मेसन कहा जाता है, आपको पता ही होगा। और पत्थर काटने की साथ साथ यानी कि पत्थर काटने वाले जो कारीगर हैं उनके साथ साथ बात करें हम तो देखेंगे कि ये बहुत बड़े एक संगीतज्ञ भी थे, यानी कि म्यूजिशियन भी थे ये। जबकि उनकी माँ क्या थी? पढ़ी लिखी थी और बहुत ज़्यादा लिटरेचर लवर थी, है ना। कभी कभी ऐसा आता है कि थॉमस हार्डी जी जो हैं वो कारीगर तो थे ही, स्टोन मेसन थे ही, लेकिन म्यूजिशियन भी थे, और म्यूजिशियन के साथ साथ उनकी जो वाइफ थी वो मतलब एजुकेटेड थी, और एजुकेटेड होने के साथ साथ आदमी एजुकेशन तो लेता है लेकिन उसका किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो रहता है ना। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो था लिटरेचर, यानी कि इनको साहित्य से बड़ा प्रेम था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इनके माता जी की, यानी कि थॉमस हार्डी के मदर की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। Hardy was educated locally and later studies architecture in London. अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर आपको पता होगा कि क्या चीज़ होता है? वास्तुकला होता है ना। आर्किटेक्चर इन लंदन की बात हो रही है, लेटर स्टडी की बात हो रही है, जो लोकल एजुकेटेड पर्सन हैं उनकी बात हो रही है। तो हार्डी का जो स्थानीय रूप से अगर कहा जाए कि जो शिक्षा उनको मिली थी वो कहाँ से मिली थी? लोकल से मिली थी। जैसे आप भी जहाँ जिस एरिया में रहते होंगे वहीं के आसपास से स्कूल में पढ़ते होंगे स्कूल टाइम में, तो वो आपका लोकल इन्वायरमेंट, यानी कि कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है आपका लोकली हो रहा है। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर गए, है ना, तो वो आपका क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर रह के लड़का पढ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर बात किया जाए कि हार्डी जी जो हैं वो अपना स्टार्ट का जो एजुकेशन था वो लोकल से लिए थे, लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए, है ना, यानी कि पढ़ाई की अगर बात हो रही है, आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे गए? तो
आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे देखो दिया है हार्डी वाज एजुकेटेड लोकली, यानी कि शुरुआत में लोकल से, और लेटर स्टडीज आर्किटेक्चर इन लंदन, वास्तुकला की जब पढ़ाई करने गए तो ये लंदन में गए। ठीक, ही वर्कड एज एन आर्किटेक्ट बट कंटिन्यूड राइटिंग इन हिज स्पेयर टाइम। यानी कि अगर कहा जाए कि जो हार्डी जी थे वो वास्तुकार के रूप में काम किए थे, लेकिन खाली समय में क्या करते थे, कुछ ना कुछ राइटिंग करते रहते थे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे बच्चों। ठीक है, ये एक ऐसे राइटर थे, ये ही नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर हैं कि थोड़ा काम बाहर का भी करते थे और अपना जो सेल्फ रहता था लिखने का काम, मतलब कार्य के साथ साथ अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी दिखाते थे। तो उसी प्रकार से ये भी थे कि बाहर का भी वर्क करते थे और उसके बाद भी जो समय बचता था उसको अपने लेखन में व्यतीत करते थे, लेखन में अपना समय देते थे। लेखन में समय देने के कारण ही हर राइटर क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया तभी आगे बढ़ा। यस, ही फर्स्ट नॉवेल द पुअर मैन एंड द लेडी वॉज नेवर पब्लिश्ड। जब इन्होंने लेखन करना शुरू किया तो आपको पता है कि सबसे पहला जो इनका नॉवेल था, यानी कि पहले नॉवेल की अगर बात कही जाती है द पुअर मैन एंड द लेडी, तो क्या हुआ, यह कभी भी पब्लिश नहीं हुआ। लिखे तो ये इनका जो सबसे पहला नॉवेल है, आपको पता है द पुअर मैन एंड द लेडी, इन्होंने लेखनी लिखी तो, नॉवेल लिखा तो, लेकिन ये कभी पब्लिश नहीं हुआ, लोगों के बीच में नहीं पहुंचा, और शायद इसी वजह से यही रीज़न था कि ये पॉपुलर भी नहीं हुआ, और जब तक पॉपुलर नहीं होगा तब तक इनको प्रसिद्धि नहीं मिलती। ही गेन्ड रिकॉग्नाइज्ड विथ फॉल फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यानी कि अगर क्राउड की बात कही जा रही है, यहाँ क्राउड 1874 दिया है। जब हम इनके नॉवेल की बात करते हैं, नॉवेल में सबसे पहले फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 इन्होंने एक ऐसा नॉवेल लिखा जिसका नाम था क्या बच्चों, इसका नाम था फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। 1874 एक ऐसा नॉवेल था जब इन्होंने लिखा और ये थोड़ा सा लोगों तक पहुंचा, और इसी से क्या हुआ, ये थोड़े पब्लिश हुए, मतलब फेमस हुए। जब इनकी नॉवेल पब्लिश हुई तो ये थोड़े फेमस हुए, और वो कौन सा सन था, 1874। हार्डी मोस्ट नोटेबल वर्क्स इंक्लूड टेस्ट ऑफ द डीओबर्बिल्स एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर। इट मीन्स कि जब हार्डी का जो प्रमुख मेजर वर्क था अगर कहें, तो सबसे पहले इनके मेजर वर्क में जो हम आज नॉवेल पढ़ने वाले हैं, यानी कि टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, द डबरविल्स, और एक दूसरा नॉवेल था जिसका नाम था जूड द ऑब्सक्योर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है टेस्ट ऑफ द डीओबर्विल्स, और सेकेंड आपका है जूड ऑफ द ऑब्सक्योर। ये दोनों क्या हैं, इसमें इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि शामिल किए गए हैं। हिज नॉवेल ऑफ्टन रिफ्लेक्ट थीम ऑफ फेट, सोशल क्राइटिज्म एंड रूरल लाइफ, यानी कि इनका जो उपन्यास है वो हमेशा, अक्सर अगर कहा जाए तो देखने को मिलता था किसमें, सामाजिक आलोचना में, ग्रामीण के जितने भी क्षेत्र थे उसके जीवन से रिलेट करते हुए उसके जीवन की झलक से मिलती है इस नॉवेल में। अब आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम द क्राइटिज्म ऑफ ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर लेड हार्डी टू स्टॉप राइटिंग नॉवेल्स एंड रिटर्न टू पोएट्री। ओ माय गॉड, हमने आपको बताया कि जब भी इन्होंने टेस्ट ऑफ द डीओबरविल्स को लिखा, उसके बाद जूड ऑफ द ऑब्सक्योर को लिखा, आफ्टर देन तब क्या हुआ था कि इनकी जो आलोचना थी, इन्होंने आलोचना से आहत होकर हार्डी ने क्या किया, उपन्यास लिखना वहीं पे लीव कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, और किसकी तरफ चले गए, कविताओं की तरफ चले गए, यानी कि पोट्री की तरफ ये चले गए। ये कैसे राइटर हैं कि देखो, पहले शुरू में इन्होंने कुछ नॉवेल लिखा तो पब्लिश नहीं हुआ, पब्लिश ना होने की वजह से इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो ये फेमस नहीं हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, और जब लिखना नहीं छोड़े तो आगे फिर दूसरा जब लिखे, इनका जो मोस्ट मेजर वर्क बनता है, तो मेजर वर्क में आपने देखा कि टेस्ट द डीओबरविल्स को लिखा, और उसमें सेकंड आप इन्होंने लिखा एक ऑब्सक्योर करके, वो
उसके बाद इनको ज़्यादा जब नहीं मिला कुछ ऐसा कि मैं लोगों से नहीं परिचित हो रहा हूँ, तो इन्होंने इसको लीव कर दिया। क्या कर दिया? लीव कर दिया, छोड़ दिया, है ना। और किसकी तरफ इनका ध्यान गया बच्चों? इनका जो ध्यान गया वो पोएट्री की तरफ गया। ये पोएट बन गए, राइटर से क्या हो गए? पोएट बन गए। इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। जब इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की तो देखते हैं कि सबसे पहली कविता इनकी कौन सी होती है। He published several volumes of poetry and became one of the leading poet of the early 20th century। यानी कि उन्होंने कई कविताओं का संग्रह इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कौन सी सदी थी? 20वीं सदी थी, जहाँ से इन्होंने मुख्य कवियों में गिने जाने लगे। क्यों? जब ये कविता लिखना शुरू किए, यानी कि नॉवल तो लिख रहे थे, नॉवल के साथ साथ ये जब कविताएं लिखना शुरू किए तो ये बहुत ज़्यादा जाने जाने लगे, और जो अन्य राइटर थे उनमें भी इनकी गणना होने लगी। Thomas Hardy died on 11th January 1928. His heart was buried in Stansford next to his first wife Emma। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब थॉमस हार्डी का निधन हुआ था तो वो डेट कौन सा था बच्चों? तो वो डेट था 11 जनवरी 1926, है ना। इस डेट को आप याद रखेंगे। और डेट तो हो गई, उसके बाद जगह हम देखते हैं कि आखिर आदमी की डेथ होने के बाद किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, तो इनको बरी किया गया था, यानी कि इनका जो है वो दफन किया गया था। क्यों और किस लिए? तो देखेंगे। इनका जब जो हार्ट था वो स्टिन्सफोर्ड में उनकी पहली पत्नी एम्मा के पास दफनाया गया था। यानी कि अक्सर होता है कि कोई कोई मतलब जब किसी की निधन होने वाली रहती है, या कोई किसी की ऐसी कह सकते हैं ख्वाहिश रहती है कि मुझे इस जगह पे ऐसा मेरी लाश जलाना या मुझे बरीड करना, तो इन्होंने भी ऐसा बताया होगा अपने फैमिली मेम्बर से, जिसकी वजह से जब इनका देहांत हुआ, इनका निधन हो गया, तो इनकी पत्नी का नाम था एम्मा। क्या नाम था? इनकी पहली वाइफ का नाम था एम्मा, और उन्हीं के पास इनको दफन किया गया। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई थॉमस हार्डी की। अब हम चलते हैं टेस्ट ऑफ द डे ऑफ विल्स, जिसमें हम मेन कैरेक्टर से आपको इंट्रो करवाते हैं, और फिर हम इसके थोड़ी सी समरी को देखेंगे इस नॉवेल के। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? टेस, यहाँ पे डर्बी फील्ड है। सबसे पहले कौन से मिलेंगे आपको? टेस डर्बी फील्ड। ये कैसे रहते हैं? इनोसेंट रहते हैं, ट्रैजिक रहते हैं, और इसमें एक क्या रहती है? ट्रैजिक हीरोइन अगर कह सकते हैं, दुखद नायिका भी रहती हैं। ये आपके फर्स्ट कैरेक्टर हैं। सेकंड में आपको क्या मिलते हैं? एलेक डवरविल मिलते हैं। एक नाम है इनका एलेक, जो सेकंड कैरेक्टर है, एलेक डवरविल, जो बहुत ही ज़्यादा रिच रहते हैं, मैनिपुलेट यानी कि कहा जा सकता है यहाँ पे चालाक और खलनायक पर्सन का आदमी रहता है, जिसको विलन भी कहा जाता है। खलनायक को आप पता है ना कि यहाँ पे विलन का नाम दिया जाएगा। अगर हम तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो तीसरे में हम देखेंगे कि एंजल क्लेयर, है ना। एंजल क्लेयर ये आइडियलिस्ट भी होता है, आदर्शवादी भी होता है, और लवर भी होता है। यानी कि आदर्शवादी होने के साथ साथ ये थोड़ा सा कमजोर प्रेमी होता है। जॉन एंड जॉन डर्बीफील्ड, यहाँ पे जॉन और जॉन डर्बीफील्ड के बारे में बताया जा रहा है, जो टेस इग्नोरेंट पेरेंट्स, यानी टेस के भोले भाले मदर फादर होते हैं, माता पिता होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं इसके थोड़े से थीम की तरफ, लेकिन थीम को जानने के पहले हम थोड़ा सा आपसे स्टार्टअप बताना चाहेंगे कि स्टार्टअप इसका जो है, उस स्टार्टअप को। तो जब डबरविल और यहाँ पे एंजल क्लेयर को आप देख रहे हैं, इसको देखते रहिएगा, इसको देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इसको देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बातचीत करते हैं बच्चों आपसे, यानी कि टेस डर्बीफील्ड के बारे में, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक मासूम है और दूसरा जो है सेकेंड पर्सन वो दुखद नायिका के रूप में है। किसके रूप में है? दुखद नायिका के रूप में है। जब इसकी शुरुआत होती है तो किससे होती है? टेस एक गरीब किसान की बेटी होती है, ठीक है, और बेटी को क्या है, एक धनी व्यक्ति जिसका नाम रहता है एलेक्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, एलेक्स,
ये क्या करता है कि अपनी परिवार की मदद करने के लिए इसको गुमराह किया जाता है। एलेक्स उसे अपनी पुरानी और धुंधली ड्यूबरविल वंश के बारे में बताता है। और सेकंड में जब यहाँ पे चलते हैं हम, यानी कि आइडियलिस्ट बट वीक लवर, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि एंजल क्लेयर जो है, यानी कि प्रेम और निराशा के बारे में। टेस जो है वो एंजल क्लेयर से मिलती है और उससे क्या हो जाता है, उसको सडनली प्यार हो जाता है, लेकिन वह एलेक्स से उसके पति के अतीत के कारण नहीं मिल पाती है। शादी और यहाँ पे एक धोखेबाजी होती है बच्चों, है ना, एंजल और क्लेयर का। टेस और एंजल शादी कर लेते हैं और टेस उसे अपनी अतीत की कहानी बताती है। एंजल उसे क्या कर देता है, सच सच बताने की वजह से उसको माफ़ कर देता है। जब माफ़ कर देता है बच्चों, तो फिर आगे थोड़ी सी स्टोरी बढ़ती है कि वह शादी के बाद टेस से मिलता है। हालांकि एंजल एक बड़ी उम्र की महिला थी, साथ अपने अफेयर के बारे में कबूल कर लेता है। कौन? जिसका पति रहता है। लेकिन वह टेस की कहानी के बारे में नहीं जानता, जिससे वह दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों बिछड़ जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। ठीक है। जब जॉन और यहाँ पे आगे देखेंगे बच्चों थोड़ा सा, जब हम मिलते हैं किससे, हम मिल रहे हैं यहाँ पे जॉन और जॉन डर्बीफील्ड से। जब जॉन और जॉन डर्बीफील्ड से मिलेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दुखद हो जाती हैं। कैसे दुखद होंगी कि टेस का जो एलेक्स से दोबारा मिलने का को मजबूर किया जाता है। टेक्स को जब एलेक्स से दोबारा मिलने के लिए मजबूर किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे होता ये है कि जब एक धनी व्यक्ति पहले तो गरीब रहता है, अचानक से सडन में रिच हो जाता है। रिच होने के बाद जब कोई रिच हो गया तो पता है कि उसके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा। क्या आते हैं? एटीट्यूड आ जाएगा। एटीट्यूड आने की वजह से वह एलेक्स पर अपनी भावनाओं को फिर से शुरू करने का दबाव डालता है, प्रेशर देता है उसको, और फिर वह उसके हृदय में एक क्या करती है, चाकू मार देती है, यही बोल सकते हैं यहाँ पे। लास्ट में जब पता है कि किसी की मृत्यु हो रही है तो चाकू मार देने के तत्पश्चात उसको जेल होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और जब यहाँ पे इसको जेल हो जाता है बच्चों, तो एंजल जो है, यहाँ पे एंजल और क्लेयर की बात हो रही है, एंजल क्लेयर। एंजल जो है वो क्या करती है, एंजल ने अपनी बहन लीजा लू, क्या नाम है यहाँ पे इसका, इसकी सिस्टर का नाम, सिस्टर लीजा लू, लीजा लू, इसकी जो सिस्टर रहती है लीजा लू, उसका नाम लीजा लू है। और वह क्या करती है कि लीजा लू से शादी करने का वादा करती है। और नोवेल के अंत में एंजल और लीजा लू टेस जो है, इसका मतलब पति रहता है, उसकी मृत्यु दंड के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अब हम चलते हैं इसके समरी की तरफ। ये तो कैरेक्टर के बारे में था, है ना। अब समरी की तरफ चलते हैं। तो समरी इसकी क्या बनती है कि नोवेल इज ट्रैजिक स्टोरी। ये नोवेल कैसा है, एक दुखद उपन्यास है ऑफ टेस डर्बीफील्ड। इसको डी उबर्स भी बोलते हैं और ये डर्बीफील्ड भी होता है। डर्बीफील्ड अ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट peasant girl who life are destroyed by fate, society and male dominance. इट मीन्स कि यह जो नोवेल है टेस डर्बीफील्ड की हम बात कर रहे हैं, यह एक दुखद स्टोरी है जो एक सुंदर और मासूम सी लड़की रहती है जो गांव से बिलोंग करती है, जिसकी जिंदगी, भाग्य और जो चीज़ें रहती हैं वो सोशल यानी कि सोसाइटी से जुड़ी होती हैं। और इसमें जो पुरुष का वर्चस्व है वो पुरुष के वर्चस्व के कारण ही इसमें खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है। आगे की कहानी को देखेंगे कि यहाँ पे जो टेस लर्न्स फ्रॉम हर फादर दैट दे आर द, वेट मिनट बच्चों, descended from the noble of D'Auberville family. Her family's poor financial state forces her to go to the D'Aubervilles to seek help. इट मीन्स कि टेस का जो वंश है वो शुरुआती से ही गरीब रहता है। और टेस के पिताजी उसको बताते भी हैं कि वे एक कुलून यानी कि डर्बरविल वंश से बिलोंग करते हैं। गरीबी के कारण टेस को डर्बरविल परिवार की सहायता जो है वो मांगने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे मीटिंग किससे होती है, एलेक की मुलाकात होती है। किससे? टेस की मुलाकात एक एलेक से होती है। किससे होती है? एक एलेक से हो रही है। यहाँ पे जैसे आपको पता चल रहा है कि टेस मीट एलेक, किससे मिल रहा है?
टेस मिल रहा है एलेक्स से। टेस मीट एलेक्स अ वेल्थी बट इमोरल मैन, ही seduces and rapes her, which ruins the reputation and self worth. It means कि टेस जब मुलाकात करता है एलेक्स से, जो बहुत ही अमीर होता है, लेकिन अमीर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चरित्रहीन यानी कि कैरेक्टरलेस पर्सन रहता है, वो टेस को क्या करता है, बहकाता है, फुसलाता है और उससे ऐसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे रेप करवा देता है ना। और रेप करने की सज़ा आपको पता है कि क्या होती है, जिससे टेस की इज्जत और आत्मसम्मान दोनों यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नष्ट हो जाता है। रिटर्न एंड आइसोलेशन की बात करें तो यहाँ पे जब कोई इंसान ऐसा करता है तो जैसी बात है कि वो अकेला हो जाएगा। टेस रिटर्न्स होम, गिव्स बर्थ टू चाइल्ड हु सून डाइज, सोसाइटी ब्लेम्स हर नॉट एलेक, सी लिव्स इन गिल्ट एंड गिल्ट के साथ साथ यहाँ पे आइसोलेशन भी हो रहा है, यानी कि टेस की अगर लौटती है, वापस लौटना होता है, तो जब टेस घर से लौटती है तो क्या होता है, उसका बच्चा जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाता है और वह क्या करता है कि समाज को यहाँ पे दोषी ठहरा देता है। क्या करता है, समाज को दोषी ठहराता है और एलेक को नहीं, वो जबकि एलेक ही सारा कुछ करवाया रहता है, एलेक उसको बहलाता है, फुसलाता है, उससे गंदे काम करवाता है, लेकिन फिर भी वो एलेक को दोषारोपण नहीं देता है, वो समाज को दोषित करता है, यानी कि कहता है कि इसमें सारा जो रीजन है वो समाज का है। टेस अपराध बोध के साथ साथ अकेलेपन में भी जीती रहती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यही ये लड़की है जिसका नाम टेश रहता है। टेस दी उबरबिल्स इसीलिए बताया गया है कि ये किसी के बहकावे, इसीलिए कहा जाता है कि बहकावे में नहीं जाना चाहिए। आपको पता चला होगा इस लड़की को देख करके कि ये कैसी जगह पे खड़ी है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस परिवार से बिलोंग करती होगी। ये किसी घूमने की जगह नहीं है, दरअसल ये फील्ड में है, यानी कि अपने खेत खलियान में है। यहाँ पे देखो, जब ये रेप करती है, यानी कि रेप नहीं करती है, क्या होता है यहाँ पे, जब इसको उकसाया जाता है, ये कुछ गंदे काम कर देती है, तो यहाँ पे अकेलापन देखो इसको कैसा सता रहा है, अकेले बैठी हुई है ना। अब मीटिंग किससे होती है बच्चों, अब मीटिंग जब इसकी होती है तो वो है एंजल क्लेयर, किससे, एंजल क्लेयर से इसकी मीटिंग होती है। लेटर टेस मीट्स एंजल क्लेयर एंड आइडियलिस्ट यंग मैन, दे फॉल इन लव एंड प्रपोज मैरिज, सी हेरिटेज बट इवेंटुअली एक्सेप्टेड। एंजल क्लेयर से मुलाकात होती है टेस की, और बाद में टेस की मुलाकात के बाद जब टेस दोनों मिल जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं कि प्रेम में पड़ जाते हैं, और प्रेम में पड़ने की वजह से एंजल विवाह का प्रस्ताव देता है टेस को, जिससे टेस अंततः स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों शादी कर लेते हैं। कन्फ्यूजन एंड रिजेक्शन, इसमें शादी के बाद आखिर कौन सी ऐसी कन्फ्यूजन होती है जिसके कारण ये जो एंजल रहता है वो टेस को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि कन्फ्यूजन एंड रिजेक्शन क्यों हो रहा है। ऑन देयर वेडिंग नाइट टेस कन्फेसेस हर पास्ट, एंजल कैन नॉट एक्सेप्ट हर ट्रूथ एंड लीव्स हर, यानी कि किसी को पहले तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद उसको कह दो कि नहीं अब मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। और शायद यही टेस के साथ हुआ था कि विवाह की जब नाइट थी, यानी कि मैरिज नाइट थी, तो उसको क्या करती है, अपनी सच्चाई बता देती है टेस, इसको एंजल को अपनी सारी बात बताती है, जिसे सुनकर एंजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह क्या करता है, इन सारी चीज़ों को नकार देता है, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और एक्सेप्ट भी नहीं करता है और उसको क्या करता है, टेस को छोड़ देता है। ठीक। Stickle and the reappearance of Alec. Tess suffers again and the forced to live a hard life. Alec reappear and the manipulate her again in desperation. She become his mistress. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब स्ट्रगल और रीअपेयरेंस एलेक के साथ हो रहा था, यानी संघर्ष और एलेक की वापसी हो रही थी, तो अचानक से क्या होता है, टेस फिर कष्टों से घिरी होती है। जैसी बात है जब कोई किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ हो और कुछ समय के लिए, कुछ अच्छे समय के लिए उसकी शादी होती है और जैसे ही वो खुश होने का प्रयास करती है, उसके जीवन में कुछ थोड़ी सी खुशी आती है, उसी समय वह अपने आप को सत्य बताना चाहती है और जैसे ही सच्चाई से कोई अगला व्यक्ति परिचित होता है तो परिचित होने के बाद फिर से उसके जीवन में क्या है, दुखों का अंधेरा छा जाता है।
लेकिन ये सारी चीज़ें जब अचानक से होती हैं तो टेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट में चली जाती है, बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। एलेक फिर लौटना चाहती है। एलेक जो है वो लौटता है किसके पास, टेस के पास, और टेस को मानसिक रूप से मजबूर कर देता है, इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर देता है जिसके कारण विवश होकर उसकी वह क्या होती है, प्रेमिका बन जाती है। मर्डर एंड एग्जीक्यूशन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सक्यूजेज इसका क्या है आखिर। एक्सक्यूजेज की बात हो रही है तो व्हेन एंगल रिटर्न्स एंड वांट हर द बैक, टेस किल्स एलेक इन फिट अ रेज एंड गोज विद एंजल, इवेंचुअली सी इज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। यानी कि इसमें जो एक्सक्यूज दे रहा है वो क्या चीज है, तो बताया जा रहा है कि किल एलेक। अब किल एलेक यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा गया है, जब एंजल लौट कर उसे अपनाना चाहता है, किसको, टेस को, तो टेस गुस्से में एक एलेक की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। यानी कि टेस के जो पहला पति रहता है उसकी हत्या कर देता है। टेस गुस्से में एलेक की हत्या, अपने ही पति की हत्या कर देती है। कौन, ये टेस जो रहती है, और एंजल के साथ क्या करती है, भाग जाती है। यहाँ पे कहानी क्या आ रहा है बच्चों, कि जो पहले उसे शादी किया था और अपनी सारी सच्चाई जब टेस ने बताया एलेक को तो वो उसको छोड़ देता है, और बाद में उसकी हेल्प करने कोई आ जाता है ना, एंजल की जगह पे एलेक मतलब एलेक की जगह पे एंजल आ जाता है। और जब एंजल की जगह पे एलेक आ जाता है तो यहाँ पे उसको मनाने की कोशिश करता है, और गुस्से में ये क्या करती है, एलेक की हत्या कर देती है और एंजल के साथ भाग जाती है। अंत में उसे गिरफ्तार किया जाता है और फांसी दे दिया, क्योंकि इसने पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए थे। तो इस लड़की का क्या कारनामा था बच्चों, है ना, इस लड़की का कारनामा तो देखो कि पहले ही ये किसी के बहकावे में आ जाती है, गंदे काम करती है, और गंदे काम करने के बाद इसकी किसी से ऐसे स्वांग रचाती है प्रेम के, और प्रेम के स्वांग रचाने के बावजूद भी ये जब अपने आप को सत्य साबित करना चाहती है तो इसका पति इसको छोड़ देता है। ऐसे टाइम ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है, और अकेला फील करने की वजह से यहाँ पे देखो कुछ सोचती ही रहती है। अचानक से इसके जीवन में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है जिसकी वजह से ये अपने पहले पति की डेथ कर देती है, और डेथ का पता है कि सजा क्या होती है, पनिश क्या होती है, तो पनिश इसको ये मिलती है लास्ट में, इन लास्ट इसको फांसी की सजा मिल जाती है। अब ये चैप्टर आपका, चैप्टर नहीं कह सकते अगर हम बात करें फुल्ली, है ना, तो आपका मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश का, इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के आपके 4 पेपर हैं। कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं, और 4 के चारों कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, है ना, आपके 4 के चारों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और सबकी प्लेलिस्ट, चाहे वो पेपर 1 हुआ, पेपर 1 2 3 4 कोई भी हो, हर टॉपिक की वीडियो संत कबीर विद्यापीठ के इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप एक एक करके जाके देख सकते हैं। और अब हम आपके लिए बस थोड़ा सा और एक क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपको देखना रहेगा कि पेपर 1 2 3 4 1 से लेकर के 4 तक जितने भी आपके पेपर हैं, 4 पेपर हैं, और इसमें हर पेपर में आपको पता है कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 1 टू यूनिट 5 सबके आपको PYQ मिलेंगे अगले सेशन में। इसके लिए आप रेडी रहेंगे, है ना, इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, और क्या लेकर आने वाले हैं आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक, और यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक जितने भी टॉपिक आते हैं उसका PYQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको क्या सॉल्व चाहिए या अनसॉल्व चाहिए ये भी कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।